दोस्तों आज मार्केट बंद है और हम फिर से आ गए हैं पोर्टफोलियो रिव्यू की वीडियो लेके। देखिए सबसे पहले हमारा आज का जो पोर्टफोलियो रिव्यू है, पोर्टफोलियो होल्डर का नाम मेंशन है, उनका नाम शिवम है और वो मुंबई के रहने वाले हैं। 25 साल की उनकी एज है और 2019 में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू की। आपने बहुत ही अच्छा किया 2019 में किया, तो फिर अभी तक आपको 2 साल का एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2019 से 2021 तो खत्म ही होने वाला है, तो आपको 2 साल को तो एक्सपीरियंस हो गया होगा, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब चलिए देखते हैं आपने स्टॉक्स क्या पिक किए हैं, बिकॉज स्टॉक्स में ही मेन जर्नी रहती है। और उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो भेजना है तो ज़रूर नीचे आपको लिंक दी रहेगी एक ईमेल की, उस पर आप मेल कर सकते हो। चलो उसको छोड़ते हुए हम सबसे पहले आइडिया की बात करें। दोस्तों कैन यू इमेजिन 44 रुपीज़ की एवरेज प्राइस है और अभी एवरेज की प्राइस क्या चल रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 रुपये का स्टॉक चल रहा है। दोस्तों यही होता है जब हम है ना सेल्स कम वाली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको 2 साल बाद यही रिग्रेट नहीं करना है तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। अब मैं थर्ड पर्सपेक्टिव से बोलूँगा। सो फ्रेंड, अगर आपने इसका 44 रुपीज़ पर इन्वेस्ट किया है सो ज़रूर आप तो इसके अंदर मतलब एग्जिट नहीं लेना चाहोगे, बिकॉज 12,000 डाल के 2,000 कौन लाना चाहेगा ना, तो फिर आप इसको रखना ही चाहोगे। अगर बाय चांस ऊपर चले जाता है 50-60 तक चले जाता है तो आपको एक मैसिव प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इससे आपने एक चीज़ ज़रूर सीखी होगी कि अगर कोई शेयर है जो आपको सस्ते में मिल रहा है, उस टाइम पे रिलायंस आपको 1,000 पर मिल रहा था और ये वोडाफोन आइडिया आपको 40 पर मिल रहा था, तो आपने समझा कि मैं 40 वाला ले लूँ, एंड आपकी यही गलती हुई है। एंड आई होप कि आपने ये एक लेसन सीख लिया होगा कि यस, मुझे अभी ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज हमने देखा कि तभी जियो नहीं आया था। जियो 2019 के पहले आया था, तो 2019 को भी अगर आपने खरीदा तभी तक है ना, आई थिंक कि वोडाफोन आइडिया का जो लॉस है वो बुक हो रहा था, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट था ना उसमें बार बार वो लॉस बुक कर रहे थे। एंड ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना है, बार बार कहता हूं मैं। और दोस्तों ये एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने कि अगर आपने एकदम लॉस बुकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है ना तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब आप 12,000 डालोगे और 2,000 निकालोगे, क्या आप ऐसा करना चाहोगे? मतलब 12,000 आपने इन्वेस्ट किया और 10,000 माइनस में चल रहा है, तो दोस्तों ये नहीं करना चाहोगे तो ऐसी जरा भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना जिसके सेल्स नेगेटिव में जा रहे हैं। एंड स्टिल वोडाफोन आइडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बट सेल्स जो है उसकी अभी तक नेगेटिव में है। एंड वी डोंट नो, वोडाफोन आइडिया ने अभी तक बताया नहीं है कि हम किस तरह से एजीआर ड्यूज पे करेंगे। दोस्तों एजीआर ड्यूज भी है और सेल्स भी नेगेटिव में, सो आई डोंट थिंक ये बच पाएगा। अभी आपकी क्या राय है वो तो मुझे जानने की मतलब जानने का है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना है तो मत करो, नहीं तो फिर 2-5-10 साल के बाद आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऐसी होगी। बट वो आपका लुकआउट है, आपको क्या करना है वो तो आपका ही मर्जी रहेगी ना एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है एंड दैट इज वाई आप अपना पोर्टफोलियो भेजा करो, ताकि आपको तो नहीं लेकिन अगर किसी और को भी अगर फायदा हो गया ना, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर किसी और को ज़रूरत है तो फिर उसका फायदा हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने से हमें दिखता है इंडियन इन्फोलाइन, तो इंडियन इन्फोलाइन में आपको 150% का प्रॉफिट हो रहा है एंड आई एम सॉरी 160% का प्रॉफिट हो रहा है। जो एवरेज प्राइस है वो 50 पैसे के आसपास है। चलिए ठीक डिसीजन लिया आपने, क्योंकि देखिए बुल रन में मतलब आपको पता था कोविड-19 में बहुत नीचे गिर गया एंड आपने बाय कर लिया। चलिए अच्छा डिसीजन लिया है और बहुत ही कम प्राइस ली है। तो दोस्तों देखो कैसा है ना कि इसके पास 80% की जो है ना वो पब्लिक होल्डिंग है, तो ये कभी भी डंप हो सकता है। तो अगर आपको अभी इसके अंदर मौका मिल रहा है एग्जिट होने का, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एग्जिट ले लो, क्योंकि देखिए भले ही आपने 135 रुपये इन्वेस्ट किए लेकिन वो भी आपकी ही कमाई है, तो आपको इसको ऐसी तरह से जाने नहीं देना है। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने जो 34 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखे, दोस्तों ये एक थोड़ी सी गलत बात हो गई है। सो नाउ मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि मैं अपना एक रिव्यू दूंगा कि आपको ये सारे स्टॉक्स ट्रिम आउट करने हैं, बिकॉज जिस तरह से आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन किया है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ पर आपने करंट वैल्यू जो है आपके पोर्टफोलियो की वो 2,71,000 है, विच इज़ ग्रेट। बट आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है ना, सो आपने 2 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया है उसमें जो 20% का प्रॉफिट मिला है वो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। मतलब 2 साल में 20% का प्रॉफिट मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। और ये ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने ना ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। 34 स्टॉक्स इज नॉट अ गुड चॉइस, इवन दो कि ये 135 रुपीज़ का है, इससे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये अपने पोर्टफोलियो को नीचे जाने के लिए एक कारण बन जाता है। इसीलिए तो लोग अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ताकि एक डीमैट अकाउंट खाली ट्रेडिंग के लिए रख लिया, एक डीमैट अकाउंट खाली इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया। हर एक डीमैट अकाउंट वो लोग अलग अलग रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के डीमैट अकाउंट को हमें हाथ नहीं लगाना होता है, वो एक हमारे लिए एक लॉटरी की टिकट साबित होता है। अभी आपकी एज 25 साल है, आपको आगे बहुत बड़ा फ्यूचर देखना है, और मैं तो कहता हूँ 2030 तक जिस बंदे ने कंटिन्यूस ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो
उसका आगे की लाइफ एकदम सॉर्टेड है, उसको आगे फिर मेहनत ही नहीं करनी है। बिकॉज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इंडिया डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, लेकिन दोस्तों डेवलपिंग नेशन है और 2030 तक इतना डेवलप हो जाएगा ना कि अगर आपने अभी इसके अंदर स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं डाला ना तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट में अगर आपने मतलब सोने की खदान में हाथ डाल दिया ना तो आप 5-7 किलो तो सोना लेकर ही आ जाओगे। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इंडियन इन्फोलाइन में मैंने आपको बोला 80% पब्लिक की होल्डिंग है। और जो इसका देखिए इंडियन इन्फोलाइन जो है ना, वो इंडियन इन्फोटेक जो भी है, वो पहले आईटी कंपनी हुआ करती थी, फिर उसने ना एनबीएफसी में शिफ्ट कर दिया। अब दोस्तों ऐसा है ना कि इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग कम है। एंड अगर आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करोगे, सबसे पहले तो इनका indianinfoline.com ऐसा नाम से वेबसाइट है ही नहीं, ऐसा डोमेन है ही नहीं। इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियली स्क्रीनर के थ्रू अगर आप जाओगे तो मैंने पिछले वीडियोस में रिव्यू किया है, फुल लैटिन में आपको वेबसाइट मिलेगी, मतलब लैटिन लैंग्वेज की वेबसाइट है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मतलब ऐसा है ना, उसको ट्रांसलेट भी करोगे ना तो भी वो कुछ अंट लिखा है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो जो वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा है ना वो फाइनेंस, मतलब ये देखिए एनबीएफसी से रिलेटेड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लेकिन जो कंपनी काम करती है उसके बारे में तो कंपनी ने कुछ बताया ही नहीं है। वो सारी चीज़ें कुछ अलग अलग ब्लॉग लिखा है, और फाइनेंस से रिलेटेड तो कुछ नहीं लिखा है, सर्विस से रिलेटेड तो कुछ नहीं लिखा है, लैटिन में कुछ अनशंट लिखा है। इफ़ यू विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश और इन हिंदी और इन वॉट एवर लैंग्वेज यू वांट, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज वो कुछ आड़ा टेढ़ा ही लिखा है। लैटिन लैंग्वेज भी, मतलब लैटिन लैंग्वेज में लिखा है लेकिन कुछ आड़ा टेढ़ा लिखा है विदाउट एनी सेंस। तो आपको इस स्टॉक से दूर ही रहना है। भले ही आपने 135 रुपये लगाए हैं, निकाल लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और जब ये स्टॉक नीचे जाएगा यू विल जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप अभी नहीं निकालोगे तो फिर आप आगे रिग्रेट करोगे। चलो वो तो आपकी बात है। अगर आप देखो तो इसका जो हमारा इनकी जो ब्रांडिंग है ना वो प्रॉपर नहीं है, और इनका ओरिजिनल नेम जो है वेबसाइट का आप सर्च कर लेना, टेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो और ये खाली है ना स्टॉक बीएसई पर लिस्टेड है। अब दोस्तों आपको एक टिप देना चाहूँगा, बीएसई बहुत टाइम पहले से मार्केट में है और फिर उसके बाद एनएसई आया, तो कई सारे स्टॉक्स बीएसई पे पहले लिस्टेड थे और वो मतलब आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थी तो बीएसई पर लिस्ट करा दिया। लेकिन जब से एनएसई आया है ना तो एनएसई बहुत बड़ा रेगुलेटरी बॉडी है, तो मतलब बीएसई भी बहुत बड़ा रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन बीएसई पर जो स्टॉक्स लिस्टेड थे उसको तो निकाल नहीं सकते थे ना। तो एनएसई पर जो मतलब बहुत ही कम स्टॉक्स लिस्टेड है लेकिन आपको वो अच्छे मिलेंगे। मतलब अगर कोई स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है तो आप थोड़ा सा एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो जरूर कहना चाहूंगा इंडियन इन्फोटेक को हटा दो और चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, लॉरस लैब। अब दोस्तों लॉरस लैब में आपने बड़ा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 250% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं तो आपको इसको पैसे निकालने की बात ही नहीं करूंगा, बहुत अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट किया। एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो, अच्छा खासा व्यू दे देगा। बिकॉज देखिए ये एक सेक्टर लीडर स्टॉक है और सेक्टर लीडर स्टॉक्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए, भले ही कितनी हो लेकिन होनी चाहिए। अभी देखिए आपने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की और आपको 2300 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो रही है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। तो आपको इसके अंदर आगे बने रहना चाहिए। बट अगर आपको थोड़ा सा फार्मा सेक्टर से एक ऐसा स्केरी टाइप है तो आप अपना कैपिटल सेव कर सकते हो, और कैपिटल सेव करके अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक दिखता है तो आप कैपिटल सेव करके उस स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। तो लेकिन लॉरस लैब को कभी भी गलती से मतलब फुल्ली सेल मत कर देना, बिकॉज आपने बहुत ही निचले लेवल पे बाइंग किए और अब मुझे तो नहीं लगता है कि उस लेवल पे फिर से स्टॉक जाएगा। आपको 202 के लेवल पे फिर से स्टॉक नहीं मिलने वाला है एज पर माय ओपिनियन। अभी लॉयड स्टील की बात करें तो LSIL लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो देखो ये कैसा है ना, इसका जो 2014 तक इसकी सेल्स ज़ीरो हो रही थी। तो ये एक मतलब बहुत ही घबराने वाली बात है, क्योंकि 2014 तक इनकी है ना ज़ीरो सेल्स हो रही थी। फिर अचानक से 2015 के अंदर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, जो मतलब इतने सालों से वो लोग सेल ही नहीं कर रहे थे, 0 और 2015 में उन्होंने एक ऐसा सेल कर दिया 510 करोड़ नहीं 500 करोड़ के आसपास का कुछ सेल्स किया है। और उसके बाद से है ना 500 करोड़ का कभी उन्होंने सेल्स ही नहीं किया, मतलब 500 करोड़ का एक बार सेल्स किया 2015 में, उसके पहले 0 करोड़ का सेल्स कर रहे थे, फिर उसके बाद से है ना 100 करोड़ 50 करोड़ लाख ऐसा सेल्स कर रहे थे। तो लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज अभी आपको 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसको भी बुक करके निकल सकते हो। ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय अलग हो सकती है, क्योंकि देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, इसका मतलब प्रमोटर आगे इस कंपनी से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आपके पास
पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, तो आपको सेल आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या है, फिर बाद में कंक्लूजन देंगे, बिकॉज आई डोंट नो कि आगे आपने और कौन से स्टॉक्स रखे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेगा कॉर्प, ओके, ये मेगा कॉर्प है, तो इसका जो अकाउंट बहुत ही कम मार्केट कैप है, ये 10 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं होगा एज पर माई ओकेशन। तो ये NBFC है एक मेगा कॉर्प, और देखिए ये ऐसा है ना कि ये एयरक्राफ्ट कैरेक्टर सिस्टम के अंदर काम करती है। तो वो एक आप समझ सकते हो एयरक्राफ्ट का जो कैरेक्टर रहता है ना, उसके अंदर काम करती है वो। और सेकेंडली इसकी पब्लिक होल्डिंग 45% है और प्रमोटर होल्डिंग कुछ अराउंड 50% के आसपास है। तो ये कैसा है ना कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अराउंड कांस्टेंट है, तो उसका ध्यान आपको रख के चलना है कि प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है और 55% है, लेकिन मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा कम है। सो अकॉर्डिंग टू मी मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको ट्रस्ट करना है आप बने रह सकते हो, बट 10 करोड़ की कंपनी से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। आपने बहुत ही निचले लेवल पे बाइंग की है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको सेल आउट करके निकल सकते हो। अब बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन ग्लोब, ओके टाटिया ग्लोब। तो टाटिया ग्लोबल है ना, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है और PLI स्कीम का इसको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, तो उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि देखिए PLI स्कीम अभी आई है तो उसके अंदर उसको फायदा हो रहा है। बट इसके साथ साथ टाटिया ग्लोब है ना इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस इंडिकेट्स की कंपनी का एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, क्या वो हम उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझे या वो इसको इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री समझे। तो हमें ये दोनों के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या समझे दोनों को। और उसके ऊपर से उसका मार्केट कैप भी बहुत ही कम है। लास्ट टाइम व्हेन आई चेक्ड इट वाज अराउंड 15 और 20, तो इतना कम मार्केट कैप के अंदर। और सेकेंडली ये खाली BSE पर लिस्टेड है, सो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ऐसी कंपनीज पर। अब आपकी क्या राय है और आपने क्या समझ के लिया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए आपने जो समझ के लिया है वो अलग बात होगी तो है। क्योंकि देखिए मैं आपको इसके कॉन्स बता दूं ना कि जो इसकी सेल्स ग्रोथ है ना वो नेगेटिव में है, और सेकेंडली इनकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर नहीं है। टाटिया ग्लोबल पे मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो बनाया था एंड उसकी वेबसाइट भी विजिट की थी, एंड मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनकी वेबसाइट में उनका देखिए उनका काम क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको खाली एक ही पेज दिखेगा और उसके अंदर उन्होंने अबाउट अस का सेक्शन रखा है। अबाउट अस के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो उनके डायरेक्टर, चेयरमैन, ये लोग के ही नाम दिखेंगे, आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं। वैसे अगर आप ट्राइडेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है अगर आप उसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, विच इज़ अ ग्रेट साइन। आपको ट्राइडेंट 20-25 रुपये पर मिल रहा है, आप इसको बेच के उसको पकड़ सकते हो। और वैसे भी आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लिया, आपने अराउंड 200% का प्रॉफिट कमा लिया, विच इज़ इनक्रेडिबल। सो अभी टाइम आ गया, इसको सेल आउट करके निकल जाओ, वरना ये नीचे गिरेगा तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब देखिए जितना मैंने आपके पोर्टफोलियो का अभी तक एनालाइज किया है, इंडिया इन्फोलाइन, लॉरस, ओके लॉयड स्टील, मेगा कॉर्प और जो टाटिया ग्लोबल है, उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया। सो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि मैं जो भी कह रहा हूँ ये पेनी स्टॉक से तो एटलीस्ट निकल ही जाओ। बाकी आपकी क्या राय है वो आप देख लेना, बिकॉज देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक से ज़रा निकल जाओ, क्योंकि अभी आपने 2019 से इन्वेस्टमेंट चालू किया है, आप ज़्यादा पुराने नहीं हो मार्केट में, एंड आपको नहीं पता कि पेनी ये जो है ना रेलवे मतलब आती है ना अपना हमारी आप कह सकते हो इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आती है ना, तो अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद जो रैली आती है, वो रैली आने के बाद जब गिरावट आती है ना, तो मार्केट तो निफ्टी और सेंसेक्स जो मार्केट को लीड करते हैं वो अराउंड 5% गिर जाते हैं, चलो 6% गिर गए, 10% गिर गए, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में 20% 30% गिर गए। लेकिन हमारे पेनी स्टॉक्स वो एकदम जीरो हो जाते हैं। आपको पेनी स्टॉक्स इतना गंदा पछड़ते हुए दिखेंगे ना, निफ्टी 50 और सेंसेक्स तो चलो कुछ नहीं गिरेगा, ये लॉरस लैब में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन ये जो पेनी स्टॉक से बहुत गंदा गिरेंगे और आपको बहुत बड़ा लॉस बना के दे देंगे। जिस तरह से आपको वोडाफोन में लॉस हो रहा है ना, उसी तरह से इन स्टॉक्स में भी लॉस होगा। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको सेल आउट कर दो, टाटिया ग्लोबल को, इंडियन इन्फोलाइन को, और लॉयड स्टील को और मेगा कॉर्प को, चारों को सेल आउट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। TCS कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, और अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो आप TCS में SIP भी कर सकते हो। SIP इन द सेंस मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर महीने इतना इतना पैसा EMI जैसा कटना चाहिए, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। TCS मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है, अपना फंडामेंटली गुड स्टॉक है। TCS मतलब एकदम लीडिंग कंपनी है इंडिया की, तो इंडिया को रिप्रेजेंट भी करती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसको कभी सेल आउट करने की गलती मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइटन, और टाइटन में भी आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और
क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। जिस तरह से आपने देखा टीसीएस में सिर्फ 2 ही क्वांटिटी ली है आपने और टाइटन में सिर्फ 6 ही क्वांटिटी ली है, ये सब बिगनर्स कहेंगे। लेकिन मैं एज एन एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं कह रहा, मतलब मुझे इतने मतलब एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वांटिटी ज़रा भी मैटर नहीं करती है। एंड ज़रा भी अगर आप एक बिगनर हो, या फिर मैं हर एक बंदे से कह रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी एक बिगनर है एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसने तो भाई 2 क्वांटिटी ली है, 3 क्वांटिटी ली है, इसमें क्या होता है, दोस्तों ये सब मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक। तो ये जो रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, ये एट लास्ट मैटर करते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि 200 क्वांटिटी ली है वोडाफोन आइडिया में, लेकिन देखो अंजाम क्या हुआ, वो पेनी स्टॉक था, इसके लिए इतना गंदा नीचे गिर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने टीसीएस और टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया है और टाइटन क्या ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप टाटिया ग्लोबल में से पैसे निकाल कर ट्राइडेंट में लगा दो। और वैसे भी आपने तो 7 रुपये के लेवल पे इन्वेस्ट किया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्त, बहुत ही अच्छी बात है। ट्राइडेंट को तो छोड़ने का सोचना मत, आगे और रिटर्न्स देगा। एंड आपको भी पता होगा क्योंकि आपने 3400 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 6600 रुपये तो आपके ऐसे ही आ रहे हैं। तो आपको आगे और यहाँ पर ये जो 6600 है ना, ये हरी बत्ती में दिख रहा है ना, ये 6600 आपको एक दिन में है ना 10,000 भी दिखेगा, फिर 20,000 भी दिखेगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा और आप वेट करोगे तो मैसिव रिटर्न्स बन जाएगा। ये एक अगला राकेश झुनझुनवाला जी का जैसा स्टॉक बन सकता है। जैसा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में पैसे लगा के करोड़ों रुपए कमाए, वैसे ही आप इसके अंदर पैसे लगा के करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा 2 लाख का कैपिटल इसके अंदर ही डाल दो, नहीं दोस्त, आपने इसके अंदर सही इन्वेस्टमेंट किया और इसके अंदर सही इन्वेस्टमेंट रहने दो। और अगर आगे बढ़ के हमें वियान इंडस्ट्रीज, ओके, तो वियान इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 9 करोड़ के आसपास दिख रहा है और आपको 14% की डाउनवर्ड मूवमेंट भी आ रही है। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आपने ऐसी नेगेटिव कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। वैसे भी 65 रुपये के रिटर्न है तो वो नेगेटिव है, लेकिन हमें 65 रुपये नहीं दिखना है, हमें देखना है 14% का नेगेटिव रिटर्न है। 14% का नेगेटिव रिटर्न एक बहुत ही बड़ा मैसिव रिटर्न हो जाता है। अगर आप देखो तो इसके अंदर से मुझे लगता है कि आप अभी के अभी एग्जिट ले लो, क्योंकि इसके अंदर आगे और बढ़ोतरी आने नहीं वाली है। क्योंकि अगर देखो ना वियान इंडस्ट्रीज जो है, इसका सेल्स जो है ये है ना, मतलब जितने भी उसकी सेलिंग होती है, मतलब आप समझ रहे हो कि बिकवाली सेलिंग, तो वो जो सेल्स होती है ना, वो लोग जो सामान बेचते हैं वो जीरो होती है, मतलब उनका जो रेवेन्यू आता है वो जीरो आता है। लेकिन ये एक बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रेडिंग करती है, ऐप बनाती है, गेम बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, फिल्म्स बनाती है, तो उसकी वजह तो ये सारी चीज़ें बनाती है। लेकिन है ना, मतलब ये जो जून क्वार्टर है ना, उसमें ये लोगों ने जीरो सेल्स किया है और बाकी सारा पैसा भी निकाला है, जीरो सेल्स और नेगेटिव प्रॉफिट। तो आप ये देख के चल सकते हो, डेटर डे बहुत ही ज़्यादा हाई है और सेल्स भी जीरो किया है जून क्वार्टर में, और सेल्स ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, डे बाय डे कम होते जा रही है। तो आपको इस कंपनी से दूर ही रहना है, तो ये अच्छा रहेगा। आप ये 14% का लॉस बुक करके चल सकते हो। जैसे ही अगली बार अपर सर्किट लगता है या फिर ज़रा भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इसको छोड़ना मत, सेल आउट करके निकल जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। विजन कंपनी, तो विजन का ऐसा है ना, इनका कोई विजन नहीं है, इनके 3 करोड़ का मार्केट कैप है और बहुत ही छोटा है, आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, वेल एंड गुड, आप इसको सेल करके निकल सकते हो, बिकॉज 60% का प्रॉफिट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और विजन में कैसा है ना, इनके 3 एंटरप्रेन्योर्स है और इनके जो अबाउट सेक्शन में मैंने पढ़ा, इनकी अबाउट सेक्शन रीड किया, लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं, मतलब कंपनी के बारे में कुछ मिला नहीं। इनका बेसिकली काम क्या पता है, इनकी विजन कॉर्पोरेशन, इनका काम है, इनके पास 3 एंटरप्रेन्योर है और उनका विजन है आगे एक अच्छा खासा और बड़ा विजन है, बस कंपनी का भी यही विजन है। तो विजन कॉर्पोरेशन से निकल सकते हो आप। इसके अंदर 75% की पब्लिक होल्डिंग है, जो इस स्टॉक को खतरनाक स्टॉक बनाती है। और इनका जो सेक्टर है वो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, और एंटरटेनमेंट सेक्टर की कैसी बैंड बजी पड़ी आपको पता ही है। सो इसके अंदर से निकल सकते हो आप। ये मत समझ लेना कि ये विजन कॉर्पोरेशन अगला नेटफ्लिक्स बनेगा, दोस्तों नहीं बनेगा। इसके अंदर से निकल सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, आगे जाके ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बायोजेन फार्मा में। तो बायोजेन फार्मा का अराउंड 50 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लास्ट टाइम जब भी मैंने चेक किया था, आप चेक कर लेना कितने का है। लेकिन ये फार्मा नाम की वजह से ये स्टॉक बहुत बड़ा था, लेकिन फिर बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक ही नहीं है, ये NBFC सेक्टर का स्टॉक है। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये खाली BSE में लिस्टेड है। दोस्तों इसका डेटा डे बहुत ज़्यादा हाई है, इसके सेल्स भी जीरो है और 100% पब्लिक की होल्डिंग है। दोस्तों 100% पब्लिक की होल्डिंग है, मतलब इसके अंदर प्रमोटर्स है ही नहीं। दोस्तों प्रमोटर है ही नहीं, मतलब जो कंपनी को रन करता है, जो
जो एक बड़ा एक होता है लीडर, वो है ही नहीं, तो दोस्तों आप क्यों हो? तो आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट रखा है, आप इसको बुक करके निकल सकते हो, वरना गिरावट आएगी तो आप ये अपने 130 रुपये को भी खो दोगे और ऊपर से ये जो 250 रुपये है इसको भी खो दोगे। अब दोस्तों देखो, आपको लग रहा होगा कि क्या यार ये 130 और 250 रुपये ही तो है, इसको खोने में क्या है, लेकिन ये 250 रुपये नहीं, ये 400 रुपये, फिर उसके बाद यहाँ पर 400 रुपये, यहाँ पर 400 रुपये कर करके ना यहाँ पर 5-6 हज़ार का तो माल ऐसे ही निकल जाएगा। जितना अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू हुआ है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 10-15 हज़ार का तो माल ऐसे ही निकल जाएगा, जो ये पेनी स्टॉक्स को सेल आउट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। वरना ये जो गिरावट आएगी ना, आपको 10-15 हज़ार का फटका देके जाएगी। एंड नो वन वांट्स कि आपके पोर्टफोलियो का जो इतना है वो 2 लाख के पोर्टफोलियो में से 15 हज़ार कम हो जाएगा, कितना बड़ा झटका लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें आगे का क्या है, ब्लिस GVS जो है, इसका मार्केट कैप भी अराउंड अच्छा खासा है, लेकिन इसके अंदर आधा मतलब नुकसान हो रहा है, तो इसको आप अभी वेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये मतलब BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। मैंने चेक किया और कैसा है इसका कि फार्मा प्रोडक्ट बनाती है, और फार्मा प्रोडक्ट्स जो है उसको मैन्युफैक्चर भी करती है, उसकी मार्केटिंग भी करती है, उसको ट्रेडिंग भी करती है, और उसको एक्सपोर्ट भी करती है आउट ऑफ इंडिया। तो ये सारा काम ये करती है। बट जैसा कि आपने देखा कि आपने 650 रुपये लगाया है, सो आई थिंक कि आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज देखिए अगर आपको इतना ज़्यादा लॉस मतलब बेयर हो जाएगा तो आप सेल आउट करके निकल सकते हो, वरना 48% का लॉस बुक करना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। बट अगर आप देखो तो इसके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग गिर रही है, जो इनकी सेल्स है वो गिर रही है। बट एक ही चीज़ है कि अगर आप ये 48% का लॉस बेयर कर सकते हो, ये कितने का 300 रुपये का लॉस बेयर कर सकते हो, तो आप निकल जाओ। और मेरी तो सलाह यही रहेगी, इधर से निकल जाओ, वरना ये आपके पोर्टफोलियो को ख़राब कर देगा। क्योंकि देखिए आपने 100 आम रखे एक टोकरी में और उसमें एक ख़राब आम रख दिया, तो वो सारे आम को ख़राब कर देगा। तो ब्लिस GVS को हटा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिक्सन ओके ब्रिटानिया के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7% का प्रॉफिट हो रहा है, रखे रहो। मतलब आपने 14,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जो एक ओके ठीक ठाक अमाउंट है। आपको किसी भी स्टॉक के अंदर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,24,000 है, ओके 3 लाख आराम से हो जाएगी। तो अभी आपको किसी भी शेयर में आप एक रूल बना लो, आपको 30,000 से ज़्यादा किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ब्रिटानिया, और फिर बाद में इसके अंदर आपको डिक्सन के अंदर अपना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए ब्रिटानिया के बारे में मैं कमेंट ही नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको आप होल्ड करके चल सकते हो। और आपने 4 क्वांटिटी ली है, जो आपका एक वाइज डिसीजन है, और आपने जो इसको 14,000 रखा है वो एक ठीक ठाक डिसीजन है। FMCG और सारी चीज़ों में काम करता है, जो मेरे हिसाब से आगे ग्रो होगा। अब आपका डिसीजन अलग हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसको रखना ही वाइज डिसीजन रहेगा। चलो डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आपको 70% का प्रॉफिट हो रहा है। आई थिंक कि आपने जो 16,000 इन्वेस्ट किए थे ना, ये आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे, जो आपकी एवरेज प्राइस है वो इतनी है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आपने जो 16,000 इन्वेस्ट किए थे उसमें से 10,000 निकाल लो और 6,000 ही रहने दो, तो फिर ये एक अच्छा डिसीजन होगा। तो आपने जो अभी एवरेज क्वांटिटी है, चलो उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4,000 रुपये पे स्टॉक चल रहा है, आप 3 स्टॉक निकाल लो और 4 स्टॉक रहने दो, वो एक अच्छा डिसीजन होगा। नहीं ओके, जो आपको 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको भी निकाल सकते हो, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकाल सकते हो, दोनों में से कुछ एक निकाल लो। बट जितना मैंने आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू मी आपको अपना जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट को निकाल लेना चाहिए। वही प्रॉफिट को तो एग्जैक्ट निकाल नहीं पाओगे, तो मैंने वही कहा कि आपने 7 क्वान्टिटी ली है ना, तो 4 क्वान्टिटी सेल आउट कर लो और 3 क्वान्टिटी रहने दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक खराब है, नहीं कैसा, मैं आपको बस एक वैल्यू बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट है वो आपने ब्रिटानिया में कम लगाया है और डिक्सन में ज़्यादा लगाया है। अब आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानने की ज़रूरत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपकी जगह होता, मैं आपके पोर्टफोलियो की जगह होता, तो मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको निकाल देता, भले ही मुझे इसके अंदर आगे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना हो। क्योंकि देखिए आपने ना यहाँ पर डीमार्ट में बहुत ही बड़ा वाइज डिसीजन लिया है। डीमार्ट में आपने ना 23,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, जो एक आप कह सकते हो एक्सपीरियंस ट्रेडर की एक निशानी होती है। क्योंकि आप देखो तो 23,000 का जो प्रॉफिट है वो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि आपने 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो डीमार्ट में लगा दिया है। एंड अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा कुछ पछतावा होगा, क्योंकि डीमार्ट इज़ अनदर अमेजॉन और नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर यू वांट टू से, डीमार्ट आगे ग्रो होगा। अभी हमने देखा इनका जो फाउंडर है राधाकृष्ण दमानी, उनकी नेटवर्थ अराउंड 100 टॉप 100 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ गई,
और वो जल्दी ही आगे भी बढ़ जाएंगे। तो राधा कृष्ण तमानी की कंपनी है और डीमार्ट से पर्सनली भी आप अगर कोई सामान खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि डीमार्ट से नहीं खरीदना है चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, हर एक बंदा डीमार्ट को जानता है। भले ही चीप प्रोडक्ट्स है, मतलब चीप प्रोडक्ट्स मतलब सस्ते प्रोडक्ट्स है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी रहती है, तो लोगों को वहाँ पर जाना भी पसंद रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से जो दूसरा स्टॉक है वो देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक एशियन पेंट है, उसके बारे में भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एशियन पेंट्स एक अच्छा स्टॉक है और आगे आपको ग्रो करके देगा। बट अगर आप अभी देखिए, अगर आप अभी 25 की एज में हो तो आपको एक मतलब ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक 35 साल के आदमी के पास रहती है, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास नहीं है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि भले ही आपने यहाँ पर अपना सेक्टर लीडर पेंट्स के सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, बट आपको थोड़ा सा नीचे जाकर इंडिगो पेंट्स को ट्राई करना चाहिए और बर्जर पेंट्स को ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मैंने जैसा कि आपके पोर्टफोलियो में देखा कि आपने रिस्क लिया है, ठीक है, तो आपने जो भी पेनी स्टॉक्स लिए हैं वो रिस्की स्टॉक्स है, तो आपने ये रिस्क लिया है। बट अगर आप ये एशियन पेंट्स के अंदर जाना चाहते हो सो इट्स वेल एंड गुड, कोई भी गलती वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हो, मतलब एशियन पेंट्स में कैसा है, आपको रिस्क कम है और रिटर्न्स भी कम है। बट इंडिगो पेंट्स और बर्जर पेंट्स उसमें रिस्क ज़्यादा है और जो रिटर्न्स है वो भी ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा वॉलेटाइल है बिकॉज वो सेक्टर लीडर नहीं है। कल को होके बर्जर पेंट्स मतलब एशियन पेंट्स को कुछ नहीं होगा, वी ऑल कैन से एशियन पेंट्स को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, अगर आप एशियन पेंट्स से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो बर्जर पेंट्स में जाओ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इंडिगो पेंट्स विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अभी अभी IPO आया है और इंडिगो पेंट्स की पूरी केस स्टडी अगर आपको चाहिए तो मैं आपके सामने रख दूंगा बाद में, क्योंकि उनके जो लीडर है वो विजनरी लीडर है और वो तो इतनी जल्दी अपनी आसानी से कंपनी को बंद नहीं करने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने जो जो रिफॉर्म्स लाए हैं पेंट इंडस्ट्री में वो सबसे पहले थे। वो सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए इंडिगो पेंट्स ने कई सारी चीज़ें सबसे पहले लाई। उन्होंने जो गोल्ड और सिल्वर वाले जो शाइनी कलर्स है वो पहले लाए, एंड कई सारी चीज़ें जो हाउस पेंट हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो पेंट सेक्टर में पहले नहीं थी, पूरा रेवोल्यूशन लाया है। एंड दैट इज़ वाई इंडिगो पेंट्स ने अभी आखिर में IPO भी कर दिया है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एशियन पेंट्स से पैसा निकाल कर इंडिगो पेंट्स में डाल सकते हो। इंडिगो पेंट्स आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। बट आपको अगर रिस्क कम चाहिए तो आप एशियन पेंट्स में ज़रूर जा सकते हो, बट आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, बर्जर पेंट्स में भी कर लेना। बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इंडिगो पेंट्स का पूरा एक एनालिसिस कर लो, आप उसकी रिसर्च और बैलेंस शीट और सारी चीज़ें एक सर्च कर लो, एंड देन बाद में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बजाज फाइनेंस। अभी बजाज फाइनेंस कैसा है ना, एक सेक्टर लीडर है। सो सेक्टर लीडर स्टॉक्स के बारे में मैं कुछ बात ही नहीं करना चाहूँगा। सेक्टर लीडर स्टॉक्स आर सेक्टर लीडर स्टॉक्स एंड हम कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे। इतने अच्छे स्टॉक्स है यार दोस्तों, उसमें क्या कहना। ये जो पोर्टफोलियो रिव्यू है ना, वो पोर्टफोलियो रिव्यू यही है कि सर मैंने तो है ना ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो अब मैं क्या करूँ। क्योंकि देखिए मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि मेरे जो चैनल पर जो लोग हैं वो लोग है ना, मतलब बेसिकली है ना पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड सब रिटेलर्स है। सो ये चैनल का मोटिव यही है कि पेनी स्टॉक्स में जो बंदा इंटरेस्टेड है ना उसको बताना कि अभी पेनी स्टॉक से निकलने का राइट टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट एकदम टॉप पर है। अगर मार्केट 5% भी डाउन हो गया ना, मतलब सेंसेक्स या फिर निफ्टी दोनों में से कुछ भी 5% भी डाउन हो गया ना, पूरे देश के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर यह बात फैल जाएगी कि इंडिया का मार्केट 5% डाउन है और सारे पेनी स्टॉक्स के साथ धब गिरने लगेंगे ना। आपका ये जो पॉजिटिव पोर्टफोलियो दिख रहा है ना वो हरे निशान से लाल निशान में चले जाएगा। दोस्तों ये गलती करने से पहले एक बार सोच लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और ये जो है हमारा इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो इनको इन जनरल मिल गया। अब चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो आप अभी तक मतलब एक पेशेंस के साथ बैठे हो, क्योंकि आधा घंटा तो ऑलमोस्ट हो ही गया है वीडियो में, तो आप पेशेंस के साथ बैठे हो। सो आपके लिए एक सरप्राइज रखना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो जीरो है इनकी, मतलब इन्होंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन उसकी 2 क्वांटिटी पड़ी हुई है और 58 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है इन्हें। ऐसा क्या हुआ क्या, मतलब इन्हें ये जो है अपना BILNCD 2021, तो ऐसा उसमें क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने मतलब उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जीरो है, उन्होंने कुछ भी 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन उन्हें प्रॉफिट हो रहा है 58 रुपीज़ का, और प्लस जो 2 क्वांटिटी है वो है। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे लिए 58 रुपीज़ कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें ये कैसे आया, वो एक आप कैसे और क्यों और
क्या, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पूछना चालू कर दोगे आप हर एक फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉलीकैब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पॉलीकैब बेसिकली एक सेक्टर लीडर कंपनी है और ये केबल्स और जो एलईडी है, स्विचेस पकड़ लो, सोलार इन्वर्टर पकड़ लो, सोलार बैटरीज पकड़ लो, फैन पकड़ लो, ये सारी चीज़ों में महारत हासिल की हुई है। और सेक्टर लीडर स्टॉक्स पे अगेन फिर से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज सेक्टर लीडर स्टॉक्स के अंदर कुछ कमेंट देना ही नहीं है दोस्तों। अगर आपने रखा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है एंड आप इसको आगे भी कंटिन्यू करके जा सकते हो। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस, आप इसको आगे लेके जा सकते हो। चलो आगे, और रिलायंस के अंदर भी आप कमेंट, इसके अंदर तो भाई आपने 15 क्वांटिटी बाय की है, आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अभी आपको यहाँ पर 1,500 का प्रॉफिट दिख रहा है, आने वाले टाइम में 1,500 से 15,000 का प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सनवारिया पे। तो सनवारिया में आपने 2 रुपये की एवरेज प्राइस के अंदर बाइंग की है और अराउंड 25 क्वांटिटीज बाय की है और 66% का लॉस हो रहा है। दोस्तों पहले तो आप जान लो कि ये करता क्या है। ये है ना, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आई डोंट नो कि आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको एक बेसिकली मैंने पूछा तो नहीं, बिकॉज रिवॉर्ड मेल मैं कितने लोगों को भेजूँ ना। अभी मेरे पास 5 पोर्टफोलियो पड़े हैं, मैं किसका रिव्यू करूँ, एंड पूरा हफ्ता ये रहता है। सो सैटरडे संडे इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर पोर्टफोलियो रिव्यू। सो दोस्तों क्या है ना, सनवारिया एक आप बेसिकली समझ लो बहुत मतलब एक टाइम पर है ना, जैसे कि अभी जैसे कि रिलायंस तो नहीं कह सकते, अभी जैसे कि HFCL चल रहा है, आपको पता है HFCL चल रहा है, फिर GTL इंफ्रा चल रहा है, ऐसे जो नहीं, GTL इंफ्रा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो स्टॉक्स हमारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, अभी अदानी ट्रांसमिशन कितना बढ़ गया, अभी एमी ऑर्गेनिक्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये सारे स्टॉक्स कितने अच्छे चल रहे हैं। वैसे ही एक टाइम पे सनवारिया हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ सनवारिया के साथ ना, सनवारिया में है ना 2018 में इन्होंने ना पतंजलि के साथ पार्टनरशिप करी। मतलब ये लोग अभी देखिए इनका बेसिकली काम क्या है, इनका बेसिकली काम है कि ये सोया सीड के जो प्रोडक्ट्स है और सोया सीड का है उसका ट्रेडिंग करते हैं, क्रूड एडिबल ऑयल बनाते हैं, बासमती चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, और ये सारी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये FMCG के अंदर है पूरा। तो इन्होंने क्या हुआ ना, इनका जो है 2018 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पतंजलि के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई, एंड पार्टनरशिप में क्या हुआ कि ये लोग अपना देंगे पतंजलि को इनका जो भी चाहिए, मतलब इनके बीच में जो भी डील हुई थी वो पतंजलि की और इनके बीच में डील हुई थथी। फिर बाद में क्या हुआ ना, ये कई सारी न्यूज़ आने लग गई कि ये फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉडुलेंट कंपनी है, एंड स्कैम कंपनी है, रेड फ्लैग कंपनी है। ये 2018-19 की बात है। और क्या हुआ, उस टाइम पर इसकी सेल्स ग्रोथ भी कम होने लग गई थी, और इनका जो एग्रीमेंट था वो तो थोड़ा पहले ही हो गया था, लेकिन इनकी सेल्स ग्रोथ भी कम होने लग गई थी, वॉलेटिलिटी भी थी बहुत शेयर में, और प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत कम हो गई थी। डे टू डे तो उस टाइम पर तो ठीक ठाक था, लेकिन अभी तक मतलब आप देखो ना, अभी जो डेटर डे है वो 45,000 डेज है। 45,000 डेज डिवाइड बाय 365 कर लो। 2 सेकंड में यहाँ पर कर लेता हूँ। 582 डिवाइड बाय अराउंड 365 विच विल टर्न अराउंड 116। मतलब वो लोग को कितना साल, 116 साल। मतलब आप समझ रहे हो, कैन यू इमेजिन द अमाउंट, वो 42,582 डेज के बाद। मतलब अगर किसी ने सामान लिया ना तो वो 112 साल के बाद पे कर सकता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द कंपनी। मतलब 112 साल के बाद वो पे कर सकता है, मतलब तब तक तो वो इंसान मर भी जाएगा, कि 112 साल कौन जिएगा, है ना। तो मतलब ट्रेडिंग के बाद 112 साल के बाद वो पे कर सकता है, कंपनी पे कर सकती है। सो दिस लेड टू कंपनी जस्ट ड्रॉप डाउन एंड फ्रॉडुलेंट कंपनी, एंड वो डे टू डे बढ़ते गए एंड अभी 42,582 डेज आ गए हैं। एंड दैट इज़ वाई, ये कैलकुलेशन के कारण है ना, यहाँ पर कंपनी डूबी हुई है, 66% का लॉस हो रहा है। मैं तो आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी ये आपके ऊपर है, आपका क्या डिसीजन है। क्योंकि देखिए आपने 50 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो अभी मैं आपको क्या ही कहूँ, क्योंकि देखिए 50 रुपये आपने ना एक इन्वेस्ट किए थे ना, आपको एक लेसन मिल गया। जिस तरह से आपने आइडिया के अंदर लेसन लिया, वोडाफोन आइडिया के अंदर लेसन पाया कि हमें सेल्स और वो सारी चीज़ें देखनी है, उसी तरह से आपने सनवारिया के अंदर भी लेसन पाया कि हमने ये सारी चीज़ें देखनी है कि अगर कंपनी का कुछ फ्रॉड केस चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, एंड प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट करना है। और पेनी स्टॉक्स में तो कम इन्वेस्ट करना है, और आपने सही किया, 50 रुपीज़ ही खाली इन्वेस्ट किया है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। तो मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि इसको सेल कर दो, या फिर एक काम करो, आप
आपके पास अगर 2 डीमैट अकाउंट है ना, मतलब अगर अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, कुछ भी है, मतलब एक अकाउंट है उसके अंदर ये सारे स्टॉक्स है, तो ये जो स्टॉक है ना, ये सनवारिया है, इसको है ना दूसरे अकाउंट में सेंड कर दो। तो आपका ये जो अकाउंट रहेगा ना, ये एक अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा। तो इसको आप हाथ नहीं लगाओगे, अगर आपको कुछ बाय करना है तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करोगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर ऐसा कुछ सनवारिया एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें दूसरे अकाउंट में कर सकते हो। तो जनरली लोगों के पास कम से कम 2 अकाउंट तो होने ही चाहिए। और अगर आपके पास 2 अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास खाली एक ही अकाउंट है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो। आप अगर वो अकाउंट उससे अकाउंट खोलोगे तो आपको 100 रुपीज़ का बेनिफिट भी मिल जाएगा एंड मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। सो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और उसके अंदर तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, ये अकाउंट में है, लेकिन हमारे अगर वो लिंक से क्लिक करोगे ग्रो के लिंक से, तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा भी हो जाएगा एंड उसके अंदर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पे करने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सेल आउट कर सकते हो या फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है, अराउंड शार्प इन्वेस्टमेंट। ओके, शार्प इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एंड इसकी मैनेजमेंट और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के ही मुझे पता चल रहा है कि किस तरह से इसका चार्ट है। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शार्प इन्वेस्टमेंट को आप सेल आउट करके निकल सकते हो। बिकॉज अगर आप देखो तो एक NBFC सेक्टर की कंपनी है, 14 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स नेगेटिव है और हर क्वार्टर में, मतलब इन्होंने ना क्या किया, इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना ये। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि येस आई एम वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। तो देखो ऐसा है ना कि सेल्स जो है, इसकी सेल्स कम हो रही है। सेकेंडली इसकी सेल्स जो है ना, वो देखो इसने ना स्टार्टिंग के क्वार्टर से अभी तक है ना 0 सेल्स दिखाई है, मतलब इन्होंने कुछ सेल ही नहीं किया है दोस्तों। 0 सेल्स, मतलब आप समझ रहे हो, 0 हर क्वार्टर में ये लोग है ना जो सेलिंग करते हैं वो 0 करते हैं। तो इनको जो प्रॉफिट आ रहा है ना, वो इनकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है। मतलब ये एक NBFC सेक्टर की कंपनी है, तो ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोगों ने जो जिधर जिधर इन्वेस्टमेंट किया था, रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट, जिधर भी इन्वेस्ट किया था ना, वो इन्वेस्टमेंट का जो एक अमाउंट आता है ना, डिविडेंड अमाउंट या फिर वो जो भी है, वो सारा अमाउंट आता है एंड दैट इज हाउ दे रन देयर कंपनी। तो ज़रूर कहना चाहूँगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाओ, आपको अभी भी मौका है। बाद में अगर स्टॉक गिरेगा तो आप देख लेना, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न ही अगर हमें ऐसा देखने मिल रहा है, कुछ इस प्रकार देखने मिल रहा है। मतलब जब भी लिस्ट हुई थी तभी कंपनी नीचे गिर गई थी एंड देन जनरली स्टॉक नीचे ही गिर रहा है। सो ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी आप निकल जाओ, बाद में निकलने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत गंदा फॉल आएगा। चलो आगे बात करते हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशंस के बारे में। अब दोस्तों सिनकॉम फॉर्मुलेशंस वी ऑल नो कि कैसी कंपनी है और किस तरह का इसका मार्केट कैप है। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने लॉरस लैब के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों ही कर रहे हो, क्योंकि देखिए आपको प्रॉफिट भी हो रहा है 80% का, आप इसको सेल आउट करके निकल सकते हो। और अगर आपको फिर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक काम करो, लॉरस लैब के अंदर ये जो इसको सेल आउट करके इसका जो अमाउंट आता है वो लॉरस लैब में डाल दो। क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है ना, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। आपको लग रहा है ये 3 रुपये का स्टॉक 300 रुपये तक चले जाएगा, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी फार्मा सेक्टर का क्रेज चले जाएगा, सब चले जाएगा ना, तो स्टॉक फिर से गिर जाएगा। अभी देखिए वॉलेटाइल नेचर में है। अभी कैसा स्टॉक का पैटर्न है पता है, ये स्टॉक इधर लिस्ट हुआ था, इधर से ऊपर गया एंड देन भारी गिरावट आई, फिर अभी ये यू शेप में ऐसा रिकवर हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये इस जगह पर ये आप है ना एकदम टॉप पर बैठे हुए हो, ये मैं आपको बताया था, टॉप पर बैठे हुए हो। कभी भी इधर से गिरावट आएगी और ऐसी गिरावट आएगी ना, जिस तरह से हमें ये वाली गिरावट देखने मिली ना, उसी प्रकार की गिरावट इधर भी आएगी। तो अगर आपको गिरावट नहीं चाहिए तो आप ज़रूर की ज़रूर सेल आउट करके निकल सकते हो। चलो आगे बात करते हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बारे में। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में आपको 136% का प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको सेल आउट करके निकल सकते हो। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसको सेल आउट करके निकल जाओ, क्योंकि आपका ये पोर्टफोलियो एक बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको रिस्क लेना है तो अच्छी कंपनीज में लो, ज़रूर की ज़रूर कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि कंपनी अच्छी है, आपने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपको फिर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखना है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ये वाले अकाउंट में इसको मत रखो। देखिए आपने एंट्री प्राइस भी बहुत अच्छी रखी है, तो आप है ना क्या कर सकते हो, दूसरा जो अकाउंट है उसके अंदर ये शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपको ट्रांसफ़र करने नहीं आता है, मुझे बताना नीचे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ना, पता है, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिना सेल बाय किए ना ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब एक अकाउंट की ID से दूसरे अकाउंट की ID में सीधा शेयर है ना बेच नहीं सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब इस अकाउंट से उस अकाउंट में चले जाएगा, ऐसा भी सिस्टम रहता है। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। GTL इंफ्रा बीइंग अ गुड स्टॉक, आपको ने इसको अच्छी प्राइस में बाय किया है, अभी मुझे टाइम ऐसा लगता है कि आप इसको सेल आउट करके निकल सकते हो। अगर आपको फिर भी ऐसे GTL इंफ्रा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में रहना है जिसके अंदर आगे बड़ा स्कोप है, तो HFCL को कंसिडर कर सकते हो। HFCL अभी थोड़ा सा गिर भी रहा है, तो उसको आप कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि HFCL एक ऐसा स्टॉक है कि वो आगे
बढ़ने का पोटेंशियल रखता है एंड अभी वो गिरावट में भी मिल रहा है, तो एक अच्छा है, आपके पास मतलब एडवांटेज है और आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि HFCL के पास एक बार आप रिसर्च कर लेना एंड रिसर्च नहीं मिली या फिर नहीं करने हो रहा है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी रिसर्च करके आपको बता दूंगा। अभी देखिए HCL इन्फो सिस्टम, तो HCL इन्फो सिस्टम ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है दोस्तों। इसका चार्ट पैटर्न मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी पहली बार मैंने इसका चार्ट पैटर्न देखा ना तो मुझे पसंद आ गया यार, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सेल्स जो है इसकी सेल्स नेगेटिव में है, फिर इसके जो रिजर्व्स है वो 300 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स है, मतलब इनको 300 करोड़ का कर्जा पे करना है और मतलब ये ऑफिशियली नहीं है, ये तो जो रिजर्व्स है ना वो नेगेटिव में, मतलब ये तो पे करना ही है, ऊपर से जो बोरिंग्स है मतलब जो कर्जा है वो भी 500 करोड़ के आसपास है, तो अराउंड अगर आप पकड़ो तो 850 करोड़ के आसपास का तो इनके पास कर्जा है, तो ये कंपनी से तो दूर ही रहना है। लेकिन मैं आपको इसका जो मैक्स चार्ट पैटर्न है वो बताता हूँ। तो मैक्स चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से है कि वो लिस्ट हुआ था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इधर आया, फिर नीचे गया, फिर एकदम नीचे गया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, और अभी ऐसा है, मतलब एक हार्ट बीट जैसा स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल तो कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो कि वॉलेटाइल मत कहना। ये ओवरऑल जो मैक्स चार्ट पैटर्न है वो नीचे जा रहा है लाल निशान में, तो आप इसके अंदर निकल सकते हो। आपको अच्छा खासा 18% का प्रॉफिट भी हो रहा है, और मतलब 18% नहीं 40% का प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको निकल सकते हो, वरना ये नेगेटिव लॉस में चले जाएगा तो आपको एक बड़ा नुकसान होगा मतलब इसके अंदर रहने का। तो आपने पेनी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो आपको जो जो मैंने बताया आप उसको निकलने का भी कंसिडर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं HUL। तो HUL के बारे में मैं फिर से कुछ चर्चा नहीं करना चाहूँगा, आपने थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी ये अच्छा ही है, ठीक ही है, मार्केट लीडर में इन्वेस्ट किया है, तो फिर और क्या कह सकते हैं। HUL बीइंग अ गुड ब्रांड, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, और इसको अगर किसी ने कहा या फिर अगर आपको अर्ज हुई इसको सेल करने की, सो तो मैं तो आपको कहना चाहूँगा, एक रिव्यू देना चाहूँगा कि HUL और जो TCS है और रिलायंस है, ये 3 स्टॉक को कभी भी सेल आउट करने की कोशिश मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान फूड्स। अभी हिंदुस्तान फूड्स का कुछ ऐसा है ना कि आपको 56% का प्रॉफिट हो रहा है, और हिंदुस्तान फूड्स ये एक मतलब सेक्टर लीडर नहीं है, इसका सेक्टर लीडर तो क्या है, वरुण बेवरेज है, और ये FMCG में भी काम करता है, पर्सनल केयर में भी काम करता है, और बेवरेज में भी काम करता है। तो बेवरेज में मतलब कैसा FMCG में काम करेगा, फिर पर्सनल केयर में काम करेगा जिसमें ये HUL काम करता है, और उसी पर बेवरेजेस में भी काम करता है। तो आपको पहले समझना है कि आपने इसको बाय क्यों किया। अगर आपने बेवरेज को समझ के बाय किया, क्योंकि देखिए इसकी इंडस्ट्री जो है वो पीयर लीडर है ना, इसको कंपेयर कर रहे हैं वरुण बेवरेज से, तो ये सेक्टर में सबसे नीचे है और सबसे ऊपर वरुण बेवरेज है। लेकिन फिर भी जो जिस प्रकार का इसका मूवमेंट है, जिस प्रकार का इसका ऑल चार्ट पैटर्न है, मुझे तो अच्छा लगा। ऑल चार्ट पैटर्न इसका एक पॉजिटिव में है, और प्लस इसका जो मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रांग देखने मिल रहा है, सो आप इसको भी कंसिडर करके चल सकते हो। जैसा आपको पोर्टफोलियो में है उस तरह से आप इसको रहने दे सकते हो। बट इसके अंदर मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि आप एक काम कर सकते हो कि आपको जैसे ही ये प्रॉफिट अभी 56% है ना, तो अगर ये 100% प्रॉफिट हो जाता है ना, मतलब आपका पैसा डबल हो जाता है ना, तो आप अपना कैपिटल निकाल लो, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाया है ना, आपको जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाया 4,500, तो 4,500 जितना इन्वेस्ट किया है आपने, आपको यहाँ पर रिटर्न्स प्लस 4,500 देखने मिल गए ना, तो 4,500 निकाल लो, एंड बाकी का जो भी प्रॉफिट है वो रहने दो, मतलब 100% प्रॉफिट हो रहा है, तो अपना कैपिटल निकाल लो और सेव कर लो, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और Naukri.com के बारे में Naukri.com से पहले हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। मुथूट फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आपने बजाज फाइनेंस और हमारा मुथूट फाइनेंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है। सो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस इज अ सेक्टर लीडर एंड मुथूट फाइनेंस उसके बाद आता है। सो आपने ना एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है, एंड आपने ना यहाँ पर मुझे आप स्क्रीन के सामने दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो PMC फिनकॉर्प ये भी एक NBFC सेक्टर है, और फिर बाद में इंडियन इन्फोटेक वो भी एक ये NBFC सेक्टर था, और फिर बाद में हमें और 2-3 सेक्टर देखने मिले थे। बायोजन फार्मा वो भी NBFC देखने मिला था। तो दोस्तों NBFC जो मैंने आपको बताया कि बायोजन फार्मा और विजन भी एक NBFC सेक्टर की कंपनी है, तो ये जो NBFC सेक्टर की कंपनी है ना, ये NBFC सेक्टर को आप सेल आउट कर सकते हो। एंड जो हमारा शार्प इन्वेस्टमेंट है ये भी एक NBFC सेक्टर की कंपनी है। सबको सेल आउट करके आप चाहो तो बजाज फाइनेंस पे डाल सकते हो, एंड मुथूट फाइनेंस में भी अगर आपने पैसा रखा है तो वो भी चलेगा। आपने दोनों सेक्टर लीडर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बजाज फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस, दोनों में से कोई गिरने तो नहीं वाला है स्टॉक, लेकिन फिर भी एक अगर आपको ज़्यादा नीड आती है कि मुझे पोर्टफोलियो को शफल आउट करना है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो गए, सो आप मुथूट फाइनेंस को हटा सकते हो, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस बजाज फाइनेंस को
देना, क्योंकि बजाज फाइनेंस सेक्टर लीडर है। मुथूट फाइनेंस ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गया, खराब है दोस्तों, मुथूट फाइनेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बजाज फाइनेंस बीइंग अ सेक्टर लीडर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बजाज फाइनेंस को देनी चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर सेल आउट करके रख दो, नहीं, मैं आपको बस कह रहा हूँ कि आप दोनों को रख सकते हो, मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। बट अगर आपको आगे जाके पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर आपको किसी शेयर को सेल करना है, आपके पोर्टफोलियो को छोटा करना है, या फिर आपको कोई एक अच्छा स्टॉक मिल गया, तो आप वो स्टॉक को खरीद रहे हो और किसी स्टॉक को निकालना है अपने पोर्टफोलियो से, तो आप मुथूट फाइनेंस को निकालने की कोशिश कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। Naukri.com, तो इसके अंदर इन्फो एज आ गया, और एक तरह से हर एक स्टार्टअप के अंदर आपने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया है, जो एक अच्छी बात है। तो आपको इंटरनेट का पूरा एक वो मिल गया, पूरा एक आप कह सकते हो अंदाज़ा मिल गया, और उसका एक लेवरेज मिल गई। आपके 10,000 के अंदर 2 क्वांटिटी बाय हुई, बहुत ही अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। अभी निफ्टी 20 एक ऐसा स्टॉक है ना कि आपको इसके अंदर जो निपॉन है उसकी कंपनी है, और आपको 63% का प्रॉफिट हो रहा है। सो आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। सो अगर आपको ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो चुका है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको रखना है तो आप इसको रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको 3 स्टॉक बताया, निफ्टी 20, फिर मैंने आपको बताया आगे कौन सा बताया, ये वाला बताया, शार्प इन्वेस्टमेंट बताया था शायद, या फिर यहाँ पर मैंने आपको 2 से 3 स्टॉक्स बताए थे। वो 2 से 3 स्टॉक्स जो आपको रखने हैं ना, अगर ऐसा एक इन्वेस्टमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, तो वो लर्निंग के जो भी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, वो आप दूसरे उसके अंदर डाल सकते हो। सो वो जो 2 स्टॉक्स पहले बताए थे, वो 2 स्टॉक्स निफ्टी 20 के को भी उसके अंदर डाल सकते हो। अपने पोर्टफोलियो को खराब करना क्यों है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, ये तो निफ्टी 50 का पार्ट है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मी आपने इसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी इन्वेस्ट किया ना, तो आपने जो बड़े बड़ी क्वांटिटी को इन्वेस्ट किया उसको एक पोर्टफोलियो में रखोगे तो एक अच्छी बात हो जाएगी। चलो इसको भी इसके अंदर रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको भी कंटिन्यू करके चल सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको अपने दूसरे वाले अकाउंट में डाल देता और उसको ग्रो होने देता, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी होती। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। पीडीलाइट, अभी पीडीलाइट के बारे में भी मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, अपने सेक्टर की लीडर है अपना पीडीलाइट। लोग इसको पीडीलाइट के नाम से नहीं, लोग इसको हाथी का जोड़, जो फेविकॉल जो जोड़ है उसके नाम से जानते हैं, फेविक्विक हाथी का जोड़ इसके नाम से जानते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और लोगों को आए दिन उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है फेविक्विक की, तो इसको भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। अपना केमिकल सेक्टर का बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टॉक है, हाथी प्लेयर है ऐसा कहना चाहूँगा, तो आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हो। और अगर आप 2 साल से मार्केट में हो तो आपको इसकी स्ट्रेंथ पता चल ही गई होगी कि किस तरह से ये मूव करता है, तो आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हो। तो दोस्तों पीएमसी फिनकॉर्प में आपको 70% का प्रॉफिट हो रहा है, इसको सेल आउट कर सकते हो। आपने ₹1.40 पर लिया था इसको, तो आप इसको सेल आउट कर सकते हो। बिकॉज देखिए ऐसा है ना कि आपने फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके रखी है। आपको अगर ये पीएमसी फिनकॉर्प या फिर ये 2-3 स्टॉक्स है जो निफ्टी 20 है, ये सब में एक्सपेरिमेंट करना है, लर्निंग पर्पज से खरीदना है, तो मैंने आपको कहा ना आप दूसरा पोर्टफोलियो रखो। मैं जैसा कि मेरा पर्सनली आप सुनोगे ना तो मैं ग्रो यूज़ करता हूँ। ये प्राइमरी अकाउंट तो दूसरा है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो ग्रो है, ग्रो अकाउंट मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे एक मतलब एक लेवरेज मिल सके। क्योंकि देखिए ग्रो में आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट में जो क्राइटेरिया है वो जो डिलीवरी चार्ज है वो ज़्यादा लगता है, मतलब जो ब्रोकरेज है वो 0.0% का ज़्यादा लगता है, मतलब 1-2 रुपये का ज़्यादा लगता होगा, बट वो थोड़ा सा परसेंट में प्रॉब्लम हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैं ग्रो में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन इसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी बड़ी अच्छे से हो जाती है एंड एनुअल मेंटेनेंस का चार्ज नहीं है, तो फिर एक फ्री ही मान लो आप। तो इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। मतलब जो स्टॉक्स मुझे खाली एक लर्न करने रहते हैं ना, कि इसको लर्न करता हूँ, एक जनरल स्टॉक ले लेता हूँ, तो वो मैं ग्रो में रख देता हूँ, ताकि मैं कितना भी लंबा रखूँ तो मुझे उस पर कुछ भी पे नहीं करना है, मुझे उस पर कुछ भी चार्जेस ज़्यादा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने हैं, जो हमें एक लेवरेज देता है कि हम कितने भी स्टॉक्स को बाय कर लो, कितना भी यूज़ कर लो, अकाउंट क्लोजिंग का कुछ चार्ज नहीं है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा पीएमसी फिनकॉर्प के साथ हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रिव्यू खत्म होता है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने जो स्टॉक्स को बताया है आप उसको निकाल सकते हो, और निफ्टी और ये मुथूट फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस, ये दोनों में से कौन सा स्टॉक आप रखने वाले हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बिकॉज आई थिंक कि आपको दोनों स्टॉक रखने चाहिए, आपने दोनों में बराबर सा इन्वेस्ट किया है तो आपको दोनों रख देने चाहिए। जीटीएल इंफ्रा को सेल करके HFCL ले सकते हो, एंड बाकी जो भी मैंने आपको बताया आप वो कर सकते हो। एशियन पेंट्स को ज़रूर एक बार चेक करना आप, जो है हमारा बर्जर पेंट्स एंड हमारा इंडिगो
इंडिगो पेंट्स, ये दोनों पेंट्स को एक बार डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि एशियन पेंट्स आपको 10 साल में अगर 100% रिटर्न दे रहा है तो वहीं पर आपको बर्जर पेंट्स 200% रिटर्न दे सकता है और इंडिगो पेंट्स 300% रिटर्न दे सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलिए, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ऐसा हो सकता है। सो मैंने आपको बताया डिग्नल टेक्नोलॉजीज़ में मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेता, या फिर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको निकाल लेता, दोनों में से कुछ को तो निकाल ही लेता, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कैपिटल एफिशिएंट रहना पसंद आता है। और मैंने आपको बताया था टाटिया ग्लोबल के अंदर से पैसे निकाल के आप ट्राइडेंट पे लगा सकते हो, ताकि वो एक आप कह सकते हो हमारा एक टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है और आगे उसके अंदर ग्रोइंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। सो आपने इसके अंदर कोई FMCG स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, सो आप FMCG स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और TCS के अंदर तो आपने इन्वेस्टमेंट किया ही है, सो इंटरनेट सेक्टर के अंदर आपने बड़ा सा अच्छा सा इन्वेस्टमेंट किया। अब दोस्तों देखो, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, सो एक हम क्वेश्चन सीरीज तो अभी ले नहीं सकते बिकॉज आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट अगर आप फिर से क्वेश्चन भेजना चाहते हो तो आप ज़रूर भेज सकते हो। आपका नीचे आपको पता ही है कौन से ईमेल पे भेजना है, सो आप उसके अंदर अपने क्वेश्चंस भी लिख कर भेज सकते हो। बट अगर कोई क्वेश्चन है, मैं जनरली तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव ही रहता हूँ, सो अगर आपको जनरली कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। और दोस्तों अभी तक तो मैं इनसे बात कर रहा था, बट अभी दोस्तों मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जो भी लोग देख रहे, जो भी गिने चुने लोग देख रहे, आई नो कि बहुत ही कम लोग देख रहे होंगे, आप नीचे जाके व्यूज़ देख लेना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, सो क्या ये वीडियो ज़्यादा व्यूज़ डिजर्व करती है एंड नहीं करती है वो भी मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे और पोर्टफोलियो रिव्यू बनाने हैं या नहीं, या फिर क्या करना है, या फिर मुझे एक जनरल छोटा बनाना है, कुछ भी बनाना है, अपना सारे व्यूज़ पेश कर लेना। एंड इफ़ यू वांट योर पोर्टफोलियो टू बी रिव्यूड इन सैटरडे और संडे, देन यू कैन सेंड मी योर पोर्टफोलियो ऑन दिस very email, or you can send me on under the description वो mention है ask.fingrow.com, ask.fingro@gmail.com, so you can send me the portfolio over there.